दोस्तों नमस्कार, हाजिर हैं एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। तीसरे दिन भी हंगामेदार रहा मानसून सत्र, विपक्ष ने किया जोरदार प्रदर्शन, कार्यवाही की गई स्थगित। आपको बता दें कि मानसून सत्र के लगातार तीसरे दिन भी सदन में महंगाई का मुद्दा छाया रहा। बुधवार को भी राज्यसभा की कार्यवाही 2 घंटे से ज्यादा नहीं चल सकी। देश में बढ़ी हुई महंगाई के खिलाफ विपक्ष संसद के भीतर लगातार सरकार को घेरने में जुटा हुआ है। बुधवार को मानसून सत्र के तीसरे दिन भी हंगामा चलता रहा और मामूली कामकाज हुआ। बुधवार को विपक्ष ने संसद के दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा में महंगाई और बढ़ी हुई जीएसटी के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। विपक्ष के हंगामे के कारण मंगलवार की तरह बुधवार को भी राज्यसभा का कामकाज दोपहर 2 बजे ही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। और ये बड़ी खबर, आजम खान को योगी सरकार ने दे दिया बड़ा झटका, वापस लिया जाएगा मौलाना मोहम्मद अली जौहर रिसर्च सेंटर। ये आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के विधायक और गद्दावर नेता आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। एक के बाद एक केस झेल रहे आजम खान से अब जौहर रिसर्च सेंटर भी वापस लेने की तैयारी हो रही है। जानकारी के मुताबिक आजम खान ने समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान 100 रुपए प्रति साल की दर से 33 साल की लीज पर शोध संस्थान लिया था। आरोप है कि आजम खान ने शोध संस्थान ना बनाकर यहां पर रामपुर पब्लिक स्कूल खुलवा दिया। इस मामले में योगी सरकार ने साल 2018 में एसआईटी की जांच बिठाई थी। एसआईटी जांच की रिपोर्ट के आधार पर अब कड़ी कार्रवाई की जा रही है। जानकारी के मुताबिक एसआईटी टीम ने 31 जनवरी 2020 को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी थी। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में सरकारी शोध संस्थान की लीज को सस्पेंड करने और भवन निर्माण का ऑडिट कराने की सिफारिश की थी। आपको बता दें कि आजम खान के खिलाफ जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भी केस चल रहा है। यही नहीं, उनकी पत्नी और बेटे अब्दुल्ला आजम खान को भी ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। दूसरी तरफ आजम खान राजनीतिक रूप से भी कमजोर पड़ रहे हैं। उनकी और अखिलेश यादव के बीच भी तनातनी अब खुलकर सामने आने लगी है। आजम खान ने मंगलवार को ओपी राजभर के सुर में सुर मिलाते हुए कहा कि उन्होंने कभी भी अखिलेश यादव को धूप में खड़ा नहीं देखा। जब वो उन्हें धूप में खड़ा देखेंगे तो कुछ कहेंगे। आपको बता दें कि फिलहाल समाजवादी पार्टी विधायक आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। खबर है कि आजम खान से मौलाना मोहम्मद अली जौहर रिसर्च सेंटर अब वापस लिया जाएगा। और ये बड़ी खबर, आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ईडी के सामने होंगी पेश। कांग्रेस ने की बड़े शक्ति प्रदर्शन की तैयारी। आपको बता दें कि कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी आज प्रवर्तन निदेशालय के नई दिल्ली स्थित दफ्तर में पूछताछ के लिए हाजिर होंगी। इस मामले को कांग्रेस पार्टी मुद्दा बनाना चाहती है और इसके लिए आज बड़े शक्ति प्रदर्शन की बड़ी तैयारी है। नेशनल हेराल्ड मामले में कथित वित्तीय अनियमितता से जुड़े मामले में सोनिया गांधी से ईडी की टीम पूछताछ करेगी। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत कंपनी से जुड़े कई अन्य कांग्रेस नेताओं पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। इस मामले में राहुल गांधी से पहले ही कई दिनों तक पूछताछ हो चुकी है। आपको बता दें कि गुरुवार को सोनिया गांधी से भी इस केस से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। कांग्रेस ने इस मामले पर देश भर में ईडी दफ्तर के घेराव, कई जगहों पर चक्का जाम और ईडी दफ्तर तक मार्च की योजना बनाई है। और ये बड़ी खबर, ओम प्रकाश राजभर ने फिर से अखिलेश यादव पर बोला बड़ा हमला। बोले मुसलमानों को बीजेपी का डर दिखाकर मुसलमानों से ले रहे वोट। ये आपको बता दें कि सुभाषपा प्रमुख ओपी राजभर ने अखिलेश यादव के खिलाफ जुबानी जंग और तेज कर दी है। अखिलेश यादव पर कई जुबानी हमले कर चुके राजभर ने इस बार कहा कि अखिलेश यादव मुसलमानों को बीजेपी का डर दिखाकर जिंदा है। मीडिया से बात करते हुए ओपी राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव सिर्फ बीजेपी का नाम लेकर जिंदा है, वो मुसलमानों को बीजेपी का डर दिखाते हैं और मुसलमान डर की वजह से उन्हें वोट करते हैं। लेकिन अब मुसलमान भी इस बात को समझ गए हैं कि अखिलेश यादव उन्हें बीजेपी का डर दिखाकर वोट ले लेते हैं। जब मुसलमानों के खिलाफ जुल्म होता है तो अखिलेश यादव चुप्पी साध लेते हैं। इससे पहले ओम प्रकाश राजभर ने राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग की बात कही थी। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी में बगावत है और राष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग के दौरान ये खुलकर सामने आ जाएगी, जब कई विधायक पार्टी लाइन से अलग हटकर क्रॉस वोटिंग करेंगे। ओपी राजभर अखिलेश यादव से किस वजह से नाराज हैं, इसकी वजह और भी सामने आ रही हैं। ओपी राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी को तो राज्यसभा भेज दिया, लेकिन सुभाषपा को एमएलसी की एक भी सीट नहीं दी। आपको बता दें कि ओपी राजभर ने राष्ट्रपति चुनाव में सपा की लाइन से अलग हटते हुए एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को वोट करने का ऐलान किया था। आपको बता दें कि ओपी राजभर ने द्रौपदी मुर्मू को ही वोट दिया है। अब ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर जबरदस्त हमला बोला है। उन्होंने साफ कर दिया है कि मुसलमानों को बीजेपी का डर दिखाकर अखिलेश यादव मुसलमानों से वोट लेते हैं।
अगली बड़ी खबर, काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। शिवलिंग और तहखाने में मौजूद मूर्तियों की पूजा की अनुमति की गई है मांग। आपको बता दें कि काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। ये मामला जस्टिस DY चंद्रचूड़, सूर्यकांत और PS नरसिम्हा की विशेष बेंच के पास सुनवाई के लिए लगा है। मुख्य मामले के साथ में मस्जिद परिसर में मिले शिवलिंग की पूजा की अनुमति मांगने वाली नई याचिकाओं को भी सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। सुप्रीम कोर्ट में पूरे मामले की आखिरी सुनवाई 20 मई को हुई थी। उस दिन सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मामला वाराणसी के जिला जज को ट्रांसफर कर दिया था। जस्टिस चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने उसका आदेश देते हुए कहा कि मामले की जटिलता को देखते हुए इसे अधिक अनुभवी जज को भेजा जा रहा है। बेंच ने कहा था कि जिला जज मुस्लिम पक्ष के उस आवेदन को प्राथमिकता से सुने जिसमें हिंदू पक्ष के वाद को सुनवाई के अयोग्य कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने परिसर में यथास्थिति बनाए रखने का भी आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि 17 मई को जो अंतरिम आदेश दिया गया था वो अभी लागू रहेगा। इसके तहत शिवलिंग वाली जगह सुरक्षित रखी जाएगी, यानी वहां पर वजू नहीं होगी, लेकिन परिसर में पहले की तरह नमाज पढ़ी जाती रहेगी। कोर्ट ने प्रशासन से कहा था कि वो वजू के लिए उचित इंतजाम करे। ज्ञानवापी परिसर के कोर्ट सर्वे के दौरान वहां मिले शिवलिंग और उसके पास में मौजूद तहखाने में पूजा की अनुमति मांगने वाली 3 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई हैं। ऐसी ही एक याचिका राजेश मणि त्रिपाठी नाम के याचिकाकर्ता ने भी दाखिल की है। काशी विश्वनाथ मंदिर में सैकड़ों साल से पूजा करते आ रहे व्यास परिवार के शैलेश कुमार पाठक व्यास ने भी याचिका दाखिल की है। उन्होंने बताया कि मस्जिद का एक तहखाना उनके परिवार के नियंत्रण में था। वहां पर नियमित अंतराल पर पूजा होती थी। साल में 2 बार रामायण पाठ भी होता था। 5 दिसंबर 1992 के बाद से उन्हें वहां जाने से रोक दिया गया। ऐसा करना 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का भी उल्लंघन है। उन्हें वहां पर पूजा करने का अधिकार वापस मिलना चाहिए। आपको बता दें कि फिलहाल ज्ञानवापी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। अगली बड़ी खबर, 15 अगस्त से पहले फिजा में घुलेगी देशभक्ति, हर घर तिरंगा, प्रभात फेरी जैसे कई कार्यक्रमों की बड़ी तैयारी। आपको बता दें कि इस साल देश आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी इस आयोजन को भव्य बनाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती। 15 अगस्त वाले हफ्ते में देश में राष्ट्रभक्ति की महक हर तरफ फैले, इसके लिए पार्टी नेताओं को क्या क्या करना है इसकी एक बाकायदा सूची भी दी गई है। हर घर में तिरंगा फहराया जाए, चाहे सरकारी कर्मचारी हो, वकील हो या फिर पुलिस चौकियां हो, कहीं कोई छूट ना जाए। यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि स्वतंत्रता दिवस से 3 दिन पहले से देश के हर वार्ड में प्रभात फेरी निकालने और वंदे मातरम रघुपति राघव राजाराम गाने की जिम्मेदारी भी दी गई है। भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा ने आजादी का अमृत महोत्सव को केंद्र में रखते हुए पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को कुछ कामों की सूची सौंपी है। इसमें 9 से लेकर 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाने और पार्टी सांसदों, विधायकों व जनप्रतिनिधियों को अगले 75 दिनों तक सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में कोरोना की मुफ्त बूस्टर डोज लगवाने की जिम्मेदारी दी गई है। भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा ने पार्टी नेताओं से कहा कि 9 अगस्त से 15 अगस्त तक कार्यक्रम का व्यापक प्रचार किया जाए, राष्ट्रभक्ति का माहौल तैयार किया जाए, तिरंगा यात्राएं निकाली जाएं, बाजार, सड़कों और मेला मैदानों जैसे सार्वजनिक स्थलों पर होर्डिंग लगाए जाएं। सूत्रों का कहना है कि 11 से 13 अगस्त तक हर वार्ड और गांव में रघुपति राघव राजाराम और वंदे मातरम आदि गाते हुए प्रभात फेरी निकालने को भी कहा गया है। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा की तरफ से सभी राज्यों में पार्टी प्रमुखों को भेजे गए संदेश के हवाले से पार्टी के एक नेता ने कहा कि 13 अगस्त से 20 अगस्त तक देश भर में 20 करोड़ से ज्यादा परिवार अपने घरों पर तिरंगा फहराएंगे। अकेले उत्तर प्रदेश में ही करीब 3.18 करोड़ घरों में झंडा लगाने का लक्ष्य रखा गया है। कहा गया है कि बीजेपी नेता सिर्फ सरकारी इमारतों पर ही नहीं बल्कि सरकारी कर्मचारियों व वकीलों के घरों, पुलिस चौकियों और शैक्षणिक संस्थानों पर भी राष्ट्रीय ध्वज फहराना सुनिश्चित करें। आपको बता दें कि इसके अलावा 11 से लेकर 15 अगस्त तक देश भर में महान देशभक्तों की मूर्तियों और स्मारकों की साफ सफाई का अभियान भी चलाया जाएगा। 10, 11 और 12 अगस्त को युवा मोर्चा हर जिले में तिरंगा यात्रा आयोजित करेगा। सरकार ने एक विशेष वेबसाइट भी बनाई है जिस पर झंडा फहराने के फोटो अपलोड किए जाएंगे। पार्टी ने इस अभियान के लिए राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े को संयोजक नियुक्त किया है। अगली बड़ी खबर, 100 करोड़ रुपए दो और मंत्री बनो, विधायक को महाराष्ट्र कैबिनेट में जगह दिलाने का दावा करने वाले 4 लोग किए गए गिरफ्तार। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पुणे में बीजेपी विधायक को मंत्री पद दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी का प्रयास किए जाने का मामला सामने आया है। इस बाबत मुंबई क्राइम ब्रांच ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल इन आरोपियों ने पुणे से बीजेपी के विधायक राहुल कुल के PA से संपर्क कर राहुल को महाराष्ट्र कैबिनेट में जगह दिलाने के नाम पर 100 करोड़ रुपयों की मांग की थी। आपको
बता दें कि फिलहाल उन चारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और ये बड़ी खबर, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गुट ने संजय राउत पर बोला बड़ा हमला। कहा संजय राउत तो आधे शिवसैनिक, हमारा दावा बाला साहेब की विरासत पर। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समर्थक शिवसेना के गुट के प्रवक्ता दीपक केसरकर ने संजय राउत पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि संजय राउत तो आधे शिवसैनिक हैं और आधे एनसीपी वाले हैं। बुधवार को साईं बाबा की आरती में शामिल होने के बाद दीपक केसरकर ने यह बात कही। दीपक केसरकर ने इस दौरान अदालत में चल रही सुनवाई को लेकर सत्यमेव जयते कहा। उन्होंने कहा कि अंत में सच्चाई की ही जीत होगी। शिवसेना पर दावे के बीच दीपक केसरकर ने कहा कि हमने कभी भी मातोश्री और शिवसेना भवन पर क्लेम नहीं किया है। उन्होंने कहा कि हमारा सम्मान तो बाला साहेब ठाकरे के साथ खुद को जोड़ने में ही है। एकनाथ शिंदे का बचाव करते हुए दीपक केसरकर ने कहा कि वो तो एक आम शिवसैनिक हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं शिवसैनिकों को बाला साहेब के विचारों की शिक्षा दूं, लेकिन उद्धव ठाकरे के लिए मातोश्री की महानता को बनाए रखना जरूरी है। कभी कभी हमें अपने आसपास की अराजकता पर ध्यान देना चाहिए। बाला साहेब के बीच आने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। बाला साहेब का विचार था कि मैं अकेला रहूं तो भी कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा, हम उसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। क्या हमें कांग्रेस की ओर झुकना चाहिए? सबसे बड़ा सवाल यही है। ये कहते हुए केसरकर ने उद्धव ठाकरे को बाला साहेब ठाकरे के विचारों की याद दिला दी है। और ये बड़ी खबर, जीएसटी बढ़ाने के खिलाफ राज्यसभा में कांग्रेस सांसदों की जमकर नारेबाजी। दूध दही छाछ के साथ किया जोरदार प्रदर्शन। आपको बता दें कि रोजमर्रा के उपयोग के जरूरी सामानों पर जीएसटी बढ़ाए जाने के विरोध में राज्यसभा में कांग्रेस के सांसदों ने जमकर नारेबाजी की और सदन में दूध दही छाछ लेकर प्रदर्शन किया। तस्वीरों में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे छाछ पीते हुए दिखाई दे रहे हैं। बढ़ती महंगाई और हाल ही में रोजमर्रा की कुछ जरूरी सामानों पर जीएसटी बढ़ाने को लेकर विपक्षी सांसदों ने केंद्र सरकार के खिलाफ संसद में विरोध प्रदर्शन किया। विपक्ष के हंगामे के बीच राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। और ये बड़ी खबर, तकनीक के बेहतर इस्तेमाल से योगी आदित्यनाथ चमका रहे यूपी का चेहरा। निवेश और निर्यात दोनों में यूपी बना नंबर 1। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ अपने दूसरे कार्यकाल में बिल्कुल ही अलग फॉर्म में नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के साथ ही पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन बनाने का लक्ष्य रखा, जिसको मूर्त रूप देने के लिए वो जमीनी स्तर पर काम भी कर रहे हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव पूरे चुनाव भर अपने भाषणों में ये कहते रहे कि योगी जी टेक्नोलॉजी के मामले में काफी पीछे हैं, उन्हें कंप्यूटर चलाना नहीं आता। मगर योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जिस तरीके से टेक्नोलॉजी का प्रयोग शासन व्यवस्था चलाने के लिए किया है, वो अन्य राज्यों के लिए अब नजीर बन रहा है। जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं, जैसे छात्रवृत्ति, किसानों को मिलने वाली किसान निधि, राशन पर मिलने वाली सब्सिडी, सभी योजनाओं की धनराशि सीधे बैंक खाते में चली जाती है। साथ ही साथ लाभार्थी के मोबाइल पर SMS के जरिए पूरी सूचना जाती है, ताकि उसे ये पता रहे कि कितना पैसा अकाउंट में आया है। पहले बिचौलियों के चलते पूरा पैसा कभी नहीं पहुंचता था। सरकारी राशन वितरण प्रणाली में भी योगी सरकार ने तकनीक का प्रयोग करके इस व्यवस्था को सुधारने की कोशिश की है। प्रदेश में पहली बार पॉस मशीन के जरिए किसानों से अनाज की खरीद हुई है, ताकि सरकारी बाबुओं की ज्यादा दखलंदाजी ना रहे और पारदर्शी तरीके से इस काम को पूरा किया जा सके। इतना ही नहीं, हर लाभार्थी को अंगूठे के निशान से ही अनाज मिल रहा है। इस पूरी प्रक्रिया को अपनाने की वजह से यूपी सरकार ने 12,000 करोड़ रुपए की बचत की है। सबसे बड़ा राज्य होने की वजह से उत्तर प्रदेश में सरकारी दफ्तरों में सामान की खरीद फरोख्त भी ज्यादा होती है, जिसको लेकर वित्तीय अनियमितता की खबरें पहले आती रहती थीं। मगर योगी सरकार ने पूरे प्रदेश के हर विभाग और निगमों में जेम पोर्टल के माध्यम से ही खरीद करने का निर्देश दिया है, जिसके बाद आज उत्तर प्रदेश जेम पोर्टल से खरीद में पूरे देश में नंबर 1 पर है। प्रदेश सरकार ने अभी तक 22,000 करोड़ रुपए की खरीद जेम पोर्टल के जरिए की है, जबकि गुजरात सिर्फ 7,409 करोड़ की ही खरीद कर पाया है। मध्य प्रदेश 5,049 करोड़ तो महाराष्ट्र ने सिर्फ 4,766 करोड़ रुपए की खरीद जेम पोर्टल के जरिए की है। यूपी सरकार में अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति के चलते ही सभी विभागों में तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है, ताकि पारदर्शी तरीके से कामकाज हो सके। सबसे ज्यादा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
बात करते हैं। ई डिस्ट्रिक्ट, ई नगर सेवा, उद्यम सारथी, निवेश मित्र, विधानसभा भी पहली बार पेपरलेस हुई है और सारा कामकाज ऑनलाइन हो रहा है। सारे शासनादेश भी ऑनलाइन जारी होते हैं। घर बैठे बैठे जन्म प्रमाण पत्र, प्रॉपर्टी के पेपर, बिजली पानी के कनेक्शन, ट्रेड लाइसेंस, जमीन की खसरा खतौनी का काम हो रहा है। अब सारे विभागों के काम में तकनीक का प्रयोग बहुतायत में हो रहा है। यहां तक कि कैबिनेट बैठक के सारे फैसले भी ऑनलाइन आम लोगों के लिए मौजूद हैं। पारदर्शिता और बेहतर तकनीक के चलते ही यूपी में 4.68 लाख करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव आया है, जिसमें से 3 लाख करोड़ के प्रस्ताव पर काम शुरू हो गया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में देश में दूसरे स्थान पर है, जबकि निवेश मित्र पोर्टल देश में अपने तरह का पहला पोर्टल है। प्रदेश में निवेश आने से यहां के लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। ओडीओपी के बेहतर उत्पादों को पूरी दुनिया में पसंद किया जा रहा है, जिसके चलते उत्तर प्रदेश इस साल निर्यात में नंबर 1 प्रदेश बना है। आपको बता दें कि भाजपा नेता मनीष शुक्ला ने कहा कि योगी आदित्यनाथ जी के शासन में तकनीक के कारण ही लाल फीताशाही पर काफी हद तक लगाम लगी है। पहले की सरकारों में हकदारों को उनका पूरा हिस्सा मिलने के पहले ही बंदरबांट हो जाता था। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का ही नतीजा है कि यूपी बीमारू राज्य से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में दूसरे नंबर पर आ चुका है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती और वो प्रदेश में हो रहे निवेश से साफ नजर आ रहा है। और बड़ी खबर, राहुल गांधी ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला, जीएसटी को बताया गब्बर की रेसिपी, बोले कम बनाओ कम खाओ, जुमले के तड़के से भूख मिटाओ। ये आपको बता दें कि खाने पीने की जरूरी चीजों पर जीएसटी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी जो मित्रों के अनकहे शब्दों को सुनते हैं, उन्हें अब लोगों की बात सुननी होगी और इस कदम को वापस लेना होगा। उन्होंने कहा कि महंगाई से जूझ रहे लोगों के लिए गब्बर की रेसिपी कम बनाओ कम खाओ और जुमले के तड़के से भूख मिटाओ। मित्रों की अनकही बातें तक सुनने वाले प्रधानमंत्री को अब जनता की बात सुननी होगी और ये जीएसटी वापस लेनी होगी। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।